ये एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आदमी नीचे खड़ा है और वो ऊपर देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई आदमी ऊपर खड़ा होगा जो नीचे देख रहा है, उसी टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टावर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कराए भी जाएंगे आपको। उसमें द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इज कि एलिवेशन का मतलब अब नीचे से खड़े होकर आप ऊपर देख रहे हो, और डिप्रेशन का मतलब आप ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हो। नहीं समझ में आया भाई? शिन गार्ड, शूज, हेलमेट, सब गार्ड ने आपको दे दिए। अब बिना ये डाल के आप फुटबॉल खेलने जाओगे तो आपकी गलती है, कोच की गलती नहीं है। नहीं समझ में आया? दोनों तरह के मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, दोनों तरह के मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर। ये 100 मीटर का हाई टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द बॉटम एंड फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर। ये आपका टावर है। आप कहाँ खड़े? फ्रॉम द टॉप एंड फुट, तो मतलब ये इसका टॉप है, ये इसका फुट है, ऑफ 100 मीटर टावर, ये टावर है। दोस्तों मेरी बात नहीं समझ आ रही? हेलो, प्लीज समझिए, दो लाइंस हैं, एक लाइन टार है और दूसरी जो लाइन है वो रॉक है। एक सेकेंड बिफोर यू गो फॉरवर्ड, पहले समझ लीजिए कि आप कहाँ पर हैं। आप टार पे हैं, तो एक बार आप टार के फुट पे हैं और दूसरी बार आप टार के टॉप पे हैं। और आप किसको देख रहे हैं? रॉक को। ये देखिए किसको देख रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप ऊपर देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक, तो कहने का मतलब थोड़ी सी उसने हिंदी यूज़ की है, तो जैसे हम कविता में करते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक, ये टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दोस्तों बिल्कुल समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? मैडम डाउट आ रहा है? बार बार कह रहा हूँ गलती मत कीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आप ऊपर देख रहे हैं, सॉरी, हाँ प्लेन में कोई नहीं, मतलब एक आदमी बॉटम पे है, जो बॉटम वाला है वो प्लेन पे है, और जो दूसरा आदमी है वो टॉप पे है, बट किसके? टावर के। और एंगल टावर के दोनों जो एंगल्स हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। गलती मत कीजिए। तो वो रॉक पे देख रहे हैं। रॉक का कौन सा हिस्सा देख रहे हैं? टॉप देख रहे हैं। तो जो रॉक होगा वो बड़ा होगा और जो टावर है वो छोटा होगा। ये बार बार आपके दिमाग में घूमेगा कि यार बड़ा कौन है। तो उसमें सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपको हेल्प करेगा। मैं तभी आपको डिप्रेशन भी कराऊंगा, तो आपको ऑब्वियस हो जाएगा कि कैसे चीज़ें समझ आती हैं। नहीं समझ में आया? नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टार कौन सा है और रॉक कौन सा है। दोस्तों नहीं समझ में आया? अगर आपकी फिगर अच्छी बन गई है तो 60% आपका क्वेश्चन हो चुका है। नहीं समझ में आया? दुख क्लेश वेदना पक्का? एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक, ये टॉप ऑफ द रॉक है, फ्रॉम द टॉप ये टॉप है, एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर, ये 100 मीटर हाई टावर है, आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक। ये फिक्र है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? निकालना क्या आपको? ये निकालना है। कोई डाउट? पक्का? अब बेसिक ज्ञान गणित है यार, उसके बाद अगर आपकी थोड़ा भी मतलब आपको सिर्फ ये चाहिए कि साइन कॉस टैन के 30 45 60 ये वाले 3 एंगल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए होता। यूजुअली 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 0 और 90 वाले तो आते नहीं।
और किसकी किसकी वैल्यू चाहिए होती है, साइन की, कॉस की, टैन की। बस इतनी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होती है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होती, बस यही है। और दो चीज़ें ये समझ आनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। भव्या जी नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप करेंगे तो जैसे अब मुझे क्या निकालना है, ये 100 मीटर मुझे दिया हुआ है भाई, समझ आ गया। 45 का एंगल सबसे क्यूट होता है, क्यों क्यूट होता है वो भी देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर tan 45 आ जाता है तो यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज tan 45 जब 1 आता है तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो है वो सेम है। नहीं समझ रहा है तो जिस ट्रायंगल में आप हैं, जिस ट्रायंगल में जी, जिस ट्रायंगल में आप हैं उसका अगर 45 है तो उसका परपेंडिकुलर और बेस सेम होगा। नहीं समझना है, नहीं समझ आया तो बोलना। ये ट्रायंगल है, इसको मैं T बोल रहा हूँ, इसको मैं F बोल रहा हूँ, इसको मैं R बोल रहा हूँ, और इसको P बोल रहा हूँ, और इसको Q बोल रहा हूँ। यहाँ तक मेरी बात समझ आई या नहीं है? यहाँ तक ठीक है? अब देख, जब भी क्वेश्चन करना है यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, ताकि हमें पता हो कि ये 90 डिग्री पे है। यहाँ तक शांति? अब देखिए, आप जो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं वो राइट ट्रायंगल है। कौन सा? R F P। नहीं समझ में आया? डाउट है तो रोक ले। अब RFP में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये किसके इक्वल है? tan 45 के। अभी भी समझ नहीं आया तुझे? अभी भी समझ नहीं आया? तो मैं अब ये एज्यूम करता हूँ कि हाइट ऑफ द रॉक जो है वो h है। अभी भी समझ नहीं आया? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो h है। नहीं समझ में आया? अगर वो h है तो ये भी h होगा। अभी भी समझ नहीं आ रहा? काहे? क्योंकि RP आप डालोगे h, यहाँ लिखोगे FP इज इक्वल टू 1, देयरफॉर FP इज इक्वल टू h। दोस्तों नहीं समझ में आया? तुझे डाउट है तो रोक ले, क्योंकि ये मैं बहुत बार यूज़ करूँगा। तो tan 45 कभी भी दिखेगा यू शुड पार्टी, बिकॉज परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल हो गया, तो वो सट से क्वेश्चन हो जाता है यूजुअली। अब ये जो h है वही ये वाला h है। नहीं समझ आया तुझे? अरे ये वाला जो h है विनीत, वही तो ये वाला h होगा। पैरेलल है ना दोस्त? नहीं समझ में आया? पक्का? वो h कैसे बना तो? हाँ, अब तू सोच रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, पहले हमने जो ट्रायंगल लिया था, अब देख मैं तुझे ड्राइंग करके दिखाता हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। ये देख, पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, तुझे समझ आया? जब ये वाला ट्रायंगल लिया था तो इसका परपेंडिकुलर h था और बेस h हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या है? tan 45। तो tan 45 क्या होता है? 1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? 1। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया? बेस के। अभी भी समझ नहीं आ रहा? पक्का? तो जब भी tan 45 होता है तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? बेस के। ये ट्रायंगल है, ये 45 है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? tan 45। tan 45 क्या होता है? 1। tan 45 1 होता है। नहीं याद तो अभी याद कर ले। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया? बेस के। अरे लल्ला, ये बी यहाँ जाएगा ना? नहीं समझ में आया? अभी तो मैथ्स का काफ़ी लंबा रास्ता है भाई। भव्या जी को डाउट? तो tan 45 में परपेंडिकुलर बेस के इक्वल होता है, ये ठीक है। तो अब ये वाला जो h है, देख ये वाला जो h है वो इस h के इक्वल हो गया, और ये वाला जो h है वो इस h के इक्वल हो गया। नहीं समझ आया दोस्तों?
पक्का? हाँ तो आप क्या करोगे भव्या जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं जी? तो ये एच है आपके पास, ये 30 डिग्री आपके पास। तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने। 100 यूज़ नहीं किया, मुझे एक्चुअली 100 यूज़ कर लेना चाहिए था। 100 मैंने यूज़ नहीं किया। जी जी जी, नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा सा गाड़ी यहीं से चलाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, बट ठीक है, यहाँ से भी गाड़ी निकल आएगी। इसके बाद मैं इसका आसान तरीका भी आपको बता दूंगा, बट ठीक है, आप गलत रास्ते पे आ गए, बट थोड़ा सा लंबा रास्ता लूँगा, बट वापस रास्ते तक पहुँच जाएंगे। विनीत, तुझे यहाँ तक कोई डाउट है? ना ओके ओके, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, अब मैं राइट ट्रायंगल ले रहा हूँ RTQ, तो परपेंडिकुलर ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। नहीं समझ में आया? तो RQ किसके इक्वल हो गया? H tan 30। भव्या जी नहीं समझ में आया? भाई डाउट है तो पूछ लो। आपने ट्रायंगल RTQ लिया, आपने ट्रायंगल RTQ लिया, तो परपेंडिकुलर क्या है? RQ, और बेस क्या है? H। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। तो RQ जो है वो किसके इक्वल हो गया? ये जो RQ है वो किसके इक्वल हो गया? H tan 30। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? हाँ वो उधर गया। पक्का? अब देखिए, ये जो है ये किसके इक्वल है? H tan 30 के। यहाँ तक समझ आ गया? tan 30 किसके होता है? 1/√3 के इक्वल होता है। तो RQ जो है वो H/√3 हो गया। नहीं समझ में आ रहा? अरे नहीं समझ आ रहा तो बोल देना। tan 30 1/√3 होता है। समझ आया। फिर क्या नहीं समझ आया? बोली 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 बोली। ये पता हमें वैल्यू जो पता ही है ना, किसकी? तो हम लाइक उसका एच का नहीं, लाइक टेक्निक की उसको रिड्यूस करके 1.23 जो है। मैडम देखिए, मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ अभी, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपके पास अभी जो लेंथ है वो TF लेंथ है, जो कि टार की लेंथ है। यूजुअली मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चंस कैसे किए जाता है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे मैं गलत रास्ते पे चला गया। यूजुअली क्या किया जाता है, ये वाला जो 100 उसने दिया हुआ है ना, वो वाला 100 ये ले लिया जाता है और इसको x ले लिया जाता है। नहीं समझ में आया? मैं थोड़ा सा लंबा रास्ता ले गया, बट हम वापस आ रहे हैं वहाँ पर। तेरा डाउट बोल। नहीं बस 1/tan 30 हो गया। H ऊपर कैसे आया? हाँ मल्टीप्लाई हो गया। समझ आ गया। tan 30 1/√3 होता है, हाँ। तो H/√3 आ गया। यहाँ तक ठीक है? हाँ ओके। तो RQ जो है, ये वाला जो RQ है वो आपका किसके इक्वल है? H/√3 के। यहाँ तक ठीक है? ये पूरी लेंथ जो है वो H है, ये जो लेंथ है वो H/√3 है। तो H माइनस H/√3 वुड बी इक्वल टू 100। अब क्वेश्चन पूछिए। RP टोटल लेंथ है, H माइनस H अपन। हाँ समझ रहा। RP टोटल लेंथ है, RQ अभी आपने कैलकुलेट किया H/√3। ओके। नहीं समझ में आ रहा? हाँ H आपने एज्यूम किया था रॉक की हाइट, RQ अभी आपने कैलकुलेट किया H/√3। तो H माइनस H/√3 वुड बी इक्वल टू 100। नहीं समझ में आया? समझ आया। 100 प्लस H। आया। अरे इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। आसान तरीके से आपको कैलकुलेशन इसकी मिल जाएगी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? अब इसको आपने सॉल्व करना है। H माइनस H/√3 इज इक्वल टू 100। क्या सॉल्व करना आपने? H माइनस H/√3 इज इक्वल टू 100। H मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 100। दोस्तों कोई डाउट? तो √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 100। दोस्तों कोई डाउट? तो H किसके इक्वल हो गया? 100 इंटू √3/√3 माइनस 1। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट?
कभी भी अगर आपको 1 माइनस रूट 3 नज़र आना शुरू हो तो आप गलत हैं। अब पूछ ले, शर्मा क्यों रहा है? मैं देख रहा हूँ, अच्छा, समझने की कोशिश कर रहा तो इतनी देर आप सुन लीजिए। कभी भी अगर आपको 1 माइनस रूट 3 नज़र आया तो आप गलत रास्ते पे हैं। हूँ। ऊपर क्यों ले लिया? अभी बताता हूँ। आप गलत रास्ते पे इसलिए हैं क्योंकि रूट 3 की वैल्यू याद कर लीजिए। अच्छा हाँ, समझ गया। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। तो अगर आपने 1 माइनस रूट 3 आपका घूम रहा है तो बेसिकली आप 1 माइनस 7.32 आपका नेगेटिव में चल रही है हाइट, तो आपने गड़बड़ कर रहे हो आप कहीं। Rationalize. जी, सत्य वचन। भाई नंबर चाहिए तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो रेस्ट करो घर पे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रोसेस हो रहा है एकदम। हाँ, तुझे रैशनलाइज करना आता है नहीं आता? हाँ हाँ पक्का? हाँ हाँ। बस अगर रैशनलाइज करना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ कि हुआ क्या। हो गया 50 रूट 3 का अच्छा है। हाँ, एक सेकंड यार, मैं इसको टंग 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 करके आवाज़ करता रहेगा। जी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको 2 मिनट समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ मैं तभी आपको टिपिकल से क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं। देखिए, ये इसके बाद का जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप जो है वो आपने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर रैशनलाइजेशन हाँ जी तब सीखा था। हाँ जी। तो उसके बाद ये रूट 3 जो है, ये आई एम सॉरी, मैं इसको पूरे को नहीं लेना चाहिए, मुझे इसको लेना चाहिए। हाँ, मैं एक्चुअली ज़्यादा ले गया, मुझे लेना चाहिए सिर्फ इसको। तो रूट 3 माइनस 1 को ये देखिए, ये रूट 3 माइनस 1 को मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ। कैसे? रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 करके। और तब तक मेरा ये जो 100 रूट 3 है ये साइड में वेट कर रहा है। आप देख रहे हैं विनीत, तुझे दिख रहा है? हाँ जी। अब जब तूने रैशनलाइज किया, अगर तूने प्रैक्टिस किया होगा तो रूट 3 प्लस 1 न्यूमरेटर में, नीचे 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ जी। वो जो 2 है वो इस 50 से कट के ये यहाँ पर बैठा हुआ है 50, और ये रूट 3 बैठ गया यहाँ पर। नहीं समझ आया तुझे? और साइड में लिखा हुआ है रूट 3 प्लस 1। नहीं समझ में आया? समझ आया। यहाँ तक शांति? हाँ जी। तो अब देखिए, ये वाला जो 50 है, ये 50 रूट 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस रूट 3 से, अच्छा हाँ। तो वो ये है। और फिर 50 रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 1 से, फिर रूट 3। जो कि ये 50 रूट 3 है। अभी भी समझ नहीं आया? हाँ समझ आ गया। पक्का? हाँ। तो 50 इंटू 3 150 हो गया, यस। और 50 इंटू रूट 3 50 इंटू 1.7 आपको करना पड़ेगा, हाँ जी। और फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये करना पड़ेगा। जी, थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी अगर नंबर चाहिए। बाकी अगर पार्टी मोड है तो आपकी इच्छा। नहीं समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री ऐसे यूजुअली यस सर, यूजुअली बच्चे यहाँ तक तो धक्के से पहुँच जाते हैं, बट उसके बाद जो रैशनलाइजेशन वगैरह है वो क्लास 9th का काम है। अगर आपको नहीं आता तो एक बार चैप्टर 1 अपना रिवाइज कर लीजिए। अगर रैशनलाइज फिर से सीखना चाहते हैं तो मेरे पास एक 9th का बैच आता है, कभी वो रैशनलाइजेशन उनको मैं करा रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे मुझे बता देना, मैं उसमें आपको डाल दूँगा। नहीं समझ में आया? 1-2 लेक्चर लगेंगे उसमें। नहीं समझ में आया? तो दोस्तों जो हमने किया वो स्लो मोशन में यहाँ पर है, ये सारी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी।
मोर और लेस जो भी हम कर रहे हैं ये देखिए ये सारा उसी रास्ते पे चलता जा रहा है लड़का। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये फाइनली आपका जो आंसर है वो 236.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया दोस्तों के डाउट? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के 2 क्वेश्चन और हम करने वाला है, ठीक है? बट आपको जो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे वो कुछ 10-15 क्वेश्चंस के दिए जाएंगे। इसका आसान तरीका क्या था? इसका आसान तरीका ये था यार, मतलब वो भी इतना कोई आसान नहीं है। हाँ बोलिए अभय जी बोलिए। इसका ये जो 45 है इसको यहाँ भी ले सकते हैं ना? एक सेकंड ये बोलिए। 45 यहाँ ले लेंगे जी तो ये 100 हो जाएगा। जी उसके बाद मुझे नहीं पता है क्या करना है इससे बढ़िया कुछ तो घर पे जाके करना बेटा, और पता चलेगा कि कहाँ फंसोगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब देखिए यार जो मैं बोल रहा हूँ कि आसान है वो कोई इतना खास आसान है नहीं। दैट इज़ व्हाट दिस फेलो हैज़ डन। इसने सिर्फ ये किया कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको 100 ले लिया। एक्चुअली इसको क्या कर लेना चाहिए, यहाँ से लेके इसको 100 ले लेना चाहिए और ये जो है इसको h ले लेना चाहिए। विनीत तुझे समझ आ रहा है? घूम घाम के बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट इज़ जस्ट लाइक अप्लाइंग लिपस्टिक ऑन अ पिग। वो गंदा क्वेश्चन नहीं है। इट विल रिमेन अ पिग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इट जस्ट यू नो देखो लिपस्टिक लगाई दी, नहीं समझ में आया। क्लास 10th का काम है तो इतना तो आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा? जी सर ये ट्रिग्नोमेट्री अभी तो शुरू हुई है। नहीं समझ में आया? कोई दुख क्लेश वेदना यहाँ तक? अच्छा जी बोलिए बोलिए विनीत जी बोलिए। अच्छा, बोलिए, बोलिए। अगर ये और सर्कल्स का चैप्टर छोड़ दे तो स्कोर आएंगे? अरे भाई साहब अभी तो तेरे क्लासेस शुरू हुई हैं, तू क्या क्या छोड़ेगा? और तू कैसे छोड़ देगा? 11-12 में तो फिर से आएगी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री। 11-12 की ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही डेंजरस है। तो अगर छोड़ेगा तो सोच भी लिया तूने छोड़ने का तो 11-12 मत लेना मैथ्स। कान खोल के सुन ले, अगर ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी 10th की तो 11-12 में मैथ्स मत लेना, आसपास ही मत आना। ये तो बेटा बहुत रोएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ने ऐसे रूप बदल बदल के कहाँ से निकलेगी। तू कहेगा फिर से ट्रिग्नो फिर से ट्रिग्नो फिर से ट्रिग्नो। फिजिक्स में भी आएगी और मैथ्स में तो आएगी।